हेलो जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके सिलेक्शन की श्योर तैयारी के लिए और ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस पे हमारे पास में बात की जाएगी। और आज हमारे बीच में जो मेन टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कौन कौन से पैटर्न रहेंगे, उन सभी चीजों पे आज हम लोग मिलकर बात करेंगे। देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हमारी क्लास के लिए चेक करते हैं बेटा। तो पेश है आपके सामने पहला क्वेश्चन के जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी तकनीक सम्मिलित की जाती है। वैसे बेटा मैं आपको कह दूं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास में जितनी भी टेक्निक है उन टेक्निक में कुछ सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको सामान्य तरीके से बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी में जनरल कंडीशन में हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ऐड की जाती है, तो अगर हम लोग कह दें कि सबसे पहले कोई भी कोशिका उसमें से हमें डीएनए को सेपरेट करना है, यानी डीएनए को पृथक करना है। पृथक करने के बाद उस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उस आरी से टुकड़े जो कट कर दिए जाएंगे आपके पास में, उन टुकड़ों में से वांछित जिन को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वांछित जिन को सेलेक्ट करने की प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद में अगर हम लोग चेक करें तो वांछित जिन है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, पीसीआर। उसके बाद में वांछित जिन है उसको हमें प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना रहेगा, और जोड़कर हमें परपोसी या किसी होस्ट सेल के अंदर भेजने का प्रक्रम रहता है। देखते हैं यहाँ कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास में। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास में इन पात्रीनिचेशन के फॉर्म यूज किए जाते हैं, बिल्कुल यूज किए जा रहे हैं आपके पास में। विकृत जीन का संशोधन, हमारे पास में कोई ऐसा जीन है जो डिफेक्ट वाला जीन है उसको हटाकर उसको रिप्लेस कर कर किसी नए जीन की एंट्री करवानी, जैसे हम लोग जीन थेरेपी में करवाते हैं, एडीए को रिप्लेस करके नए जीन को एंट्री करवा दिया हमने। जिन का संश्लेषण यानी कि जिन से रिलेटेड नए पारूपिक रूप बनाना, ये सारे फॉर्म है और ये सभी सामने दे रखे हैं आपके पास में। सारे के सारे पार्ट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में EFB। बेटा बायोटेक्नोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सामान्यतः बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, जैव प्रौद्योगिकी, वो कहती है कि हमारे पास में सामान्य किसी भी मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव के उत्पाद का उपयोग मानव के लिए किया जाना, वो बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन एक और आपके पास है जिसको हम लोग कह रहे हैं EFP, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि हमारे पास में किसी भी नेचुरल साइंस के साथ में, किसी भी प्राकृतिक विज्ञान के साथ में, किसी कोशिका को, किसी कोशिका के भाग को, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जीव को, या मॉलिक्यूलर एनालॉग यानी किसी डीएनए या आरएनए को जोड़ने के बाद जिस पार्ट को कहेंगे वो रहेगा आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी। ये रहेगा EFB से रिलेटेड। तो सामने दे रखे हैं आपके पास में EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। क्या मैं ऐसा कह दूं कि हमारे पास में ये रहा आपके पास है बेटा नेचुरल साइंस, और इस नेचुरल साइंस के साथ ही हमें ऐड करना है किसे, किसी सेल के पार्ट को ऐड कर सकते हैं आप, किसी भी बेटा सेल के ऑर्गेनिल वाले पार्ट को ऐड कर सकते हैं, यहीं किसी पार्ट्स को ऐड करते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बुक में लिखा है मॉलिक्यूलर एनालॉग। बेटा मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब क्या है, डीएनए या फिर किसी आरएनए के पार्ट को हमें ऐड करना है, तो ये चीजें यहां ऐड हो जाती है। क्लियर है? तो यहां फर्स्ट आपके पास इजीली फॉर्म आ जाएंगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपके पास में। लेकिन याद रखना है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मिस्टेक करवाती है, यहाँ यूरोपियन है या यूरेशियन है। कई बार हमारा ध्यान ऐसा रहता है पीछे वाले सेंटेंस पे, तो देखना है कि पूरे सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ें। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा आपके पास है बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये रखा है कि प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किसने किया। तो पहले तो ये समझना है कि रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजक डीएनए होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे मेन प्लाज्मिड है, किसी भी जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जिसको हम लोग पुनर्योजक डीएनए कहते हैं। हमारे पास में सामान्य तो उसको प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कह दूं कि बेटा हमारे पास में ये कोई बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, इसके पास में ये इसका मेन डीएनए है, ये हो गया मेन डीएनए।
इस मेन डीएनए के साथ में एक और फॉर्म मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं यहां पे बेटा प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हमने यहां से सेल से बाहर निकाला और इसके इस वाले पार्ट पर हमने किसी विजातीय या फिर किसी वंचित या फिर हम लोग कहते हैं किसी डिजायर जीन को साथ में जोड़ देना। ये पूरा जो नया वाला डीएनए बनेगा उसको हम लोग यहां पर कहेंगे बेटा पुनर्योजक डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले बताने वाले कौन है? बेटा याद रखना, यहां आपके पास में आते हैं कोहेन और बोहर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बताया। तो बिल्कुल कोहेन है, बोहर है, टेमिन और बाल्टीमोर नहीं बेटा, टेमिन और बाल्टीमोर के लिए यहां हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं आपके पास विकल्प ए और बी के लिए। तो मेन आंसर आपके पास में कौन चले जाएंगे? आपके पास में कोहेन है, बोहर है, दे रखा है डी वाला। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा प्लाज्मिक वाहक से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जिन को जोड़ना संभव हुआ है? बेटा बायोटेक्नोलॉजी में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एंजाइम कह दूं जिसका एक का नाम है जोड़ू और एक का नाम है तोड़ू। आप कहेंगे सर ये जोड़ू और तोड़ू क्या चल रहा है? जोड़ू मतलब आपके पास डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाले, और जोड़ने वाला एक मात्रा आपके पास में जिसको हम लोग कहते हैं लाइगेज, और एक है तोड़ू। तोड़ू का मतलब डीएनए को अलग अलग भागों में टुकड़े करना है और उसके लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है न्यूक्लियेज। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा बेटा, अगर आपके पास में ये कोई डीएनए की संरचना है, इस डीएनए को अगर किनारे से तोड़ रहे हैं आप, सिरों से तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए तो होते हैं आपके पास में एक्सो न्यूक्लियेज हो जाएंगे। और यदि आपके पास है कहीं हम लोग बीच में से इसको तोड़ रहे हैं, तो बीच में से तोड़ने के लिए जो हमारे पास होंगे उसको हम लोग कह देंगे बेटा एंडो न्यूक्लियस। तो दोनों अलग अलग फॉर्म से हमारे पास रहेंगे, किनारे हैं तो एक्सो, बीच में है तो आपके पास में एंडो न्यूक्लियस। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके द्वारा प्लाज्मिक डीएनए से रिलेटेड जोड़ने का काम किया है? तो जोड़ने वाले कौन है आपके पास में? लाइगेज। और ये जोड़ते किसके लिए? डीएनए के टुकड़े के लिए। तो लाइगेज दो ही जगह दे रखा है, एक आरएनए और डीएनए, लेकिन मेन प्लाज्मिड क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है हमारे पास में, और ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा डीएनए लाइगेज के द्वारा हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आप बहुत अच्छे तरीके से करें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हर क्वेश्चन का पैटर्न और उसके 4 ऑप्शन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी ये नहीं सोचें कि एक ही ऑप्शन पे काम चले, आपको हर एक ऑप्शन आपको एक नई चीज सिखाएगा। और क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप 4 ऑप्शन में से सबसे पहले ये देखें कौन सा आंसर नहीं हो सकता, और दूसरी चीज क्वेश्चन को हमेशा पूरा कंप्लीटली आपको रीड करना है, जिससे काम बहुत इजी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रथम खोजा गया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपने कई बार सुने होंगे, और एक मोस्ट कॉमन नाम कई बार हम लोग कहते हैं इको आरआई। लेकिन याद रखना बेटा, इको आरआई सबसे पहला खोजा गया नहीं है, पहला खोजा गया है वो हमारे पास है बेटा हिंद सेकेंड। आप कहेंगे सर गजब की बात है, खोजा गया पहला और नाम हिंद सेकंड लिखा गया है। बेटा ये जो सेकंड है ये आपके पास एक रोमन अंक है, जिस प्रक्रम में इसको खोजकर बाहर निकाला गया उसके नाम के आधार पर लिखा गया है। तो याद रखना आपके पास में यहाँ लिखा गया हिंद थर्ड, हिंद सेकंड, इको आरआई के लिए, और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो हमारे सामने क्या रह जाएगा आपके पास में बेटा? हिंद सेकंड पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। चले एक विशेष चीज आपके सामने और लेके मैं आ रहा हूं बेटा, आज हमारे पास 15 जनवरी है, और बेटा आज के दिन ही हमारे पास में आरयूएसएस से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड हमारा नया बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। आप कहीं पर भी बिल्कुल ही लेट ना हो जाए, जहां पर भी है जल्दी से इसको ज्वाइन करें। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके सिलेक्शन की तैयारी उतनी ही ज्यादा और बढ़िया हो जाएगी। और अब बेटा मैं कह दूं कि हमारे पास में ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस कोर्स में आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, पीडीएफ के फॉर्म में चीजें वो भी मिलेगी, साथ साथ में आपके पास नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हमारा बहुत अच्छे से डिस्कशन रहेगा, किस टाइप के नए पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारी चीजों पे रहेगी। टेस्ट वगैरह आपके पास में रेगुलर फॉर्म में रहेंगे, ऑफलाइन टेस्ट में क्या सीरीज से रिलेटेड है, किस टाइप से नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं,
नई चीज़ों में क्या बदलाव हुआ है, पैटर्न में क्या है, आपको सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। आप बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही हमारा नया बैच प्रारंभ हुआ है। आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास है बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी तक हमने कितने प्रतिबंधन एंजाइम है वो विलगित किए जा चुके हैं, यानी अभी तक टोटल रेस्ट्रिक्शन कितने खोजे गए हैं। बेटा एक चीज आज के बाद तुमसे कोई कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज किसके अंदर की गई, तो कह देना जीवाणु के अंदर। क्या जीवाणु एक है या कई जीवाणु है। कोई कह दे क्या एक जीवाणु में क्या एक ही प्रतिबंधित एंजाइम होते हैं, नहीं बेटा, एक जीवाणु में एक से ज्यादा प्रतिबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। और अभी तक लगभग बेटा हम लोग मान के चले तो 900 का आंकड़ा हम लोग पहुंचा चुके हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ऑप्शन सामने है आपके पास में 920, 940, 900 या फिर 230। बेटा ये 230 आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है क्योंकि 230 टाइप के बैक्टीरिया के अंदर 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजे गए। तो देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो यहां आपके पास में पूछा गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो एंजाइम कितने आपके पास है बेटा, 900 से रिलेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन वही आ गया आपके पास है जिसमें मैं बात कर रहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है आपके पास में, इनमें प्रभेदों की संख्या बताइए, कहाँ कितने में से खोजे गए, तो कितने जीवाणु में से खोजे गए। अभी मैंने कहा था आपके पास में बेटा 230 जीवाणुओं में से इनको खोजा गया है जिसमें से अभी तक हमारे पास में डिटेल आ रखी है। बहुत बढ़िया चीजें। देखते हैं नेक्स्ट वाले में आपके पास में दे रखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण में प्रथम अक्षर ए नाम से लिया जाता है, अगले दो अक्षर बी, मेनली चौथा अक्षर सी व डी के नाम से जहां एंजाइम प्राप्त किया गया है से लिया गया है। कथन में ए से डी हो सकते हैं। बेटा बहुत इजी है, ये हम लोग पढ़ते हैं बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ मेनली आर ई से रिलेटेड या नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कोई भी प्रतिबंधित एंजाइम से रिलेटेड बात करें, जैसे हमारे पास हमने कह दिया हमारे पास में ई को आर फर्स्ट के लिए, तो हमेशा याद रखना बेटा इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वाले पोर्शन से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाते हैं, यहाँ पर वंश के लिए बात करते हैं। सेकंड नंबर पर आपके पास में जाति की बात की जाती है। आर और एस ये हमारे पास में स्ट्रेन है जिससे प्रभेद किए गए आपके पास में, ये हो जाएंगे आपके पास में प्रभेद। और फाइनली लास्ट आपके पास में जो दे रखा है रोमन अंक, यानी किस क्रम में उसको बाहर निकाला गया है, तो वो क्रम के सिस्टम को बताता है। तो यहाँ आपके पास इजीली हम लोग कह सकते हैं पहला शब्द वंश से रिलेटेड हो जाए, ये तो जाति और जाति, ये तो पहले ही आपके पास में दो तो रॉन्ग ही हो गए। वंश है, जाति है, ये प्रभेद और प्रजाति सब स्पीसीज नहीं है, मेन कौन है, प्रभेद है आर और एस के लिए। और जीवाणु किस क्रम में निकाले गए उनको बताने के लिए बात करते हैं। आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फर्स्ट के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आप लगे रहे इसी सीरीज के साथ में, नो डाउट आपका बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। चले स्पीड नो डाउट आपके पास है, कम समय के अंदर हम लोग कैसे ज़्यादा तैयारी करें उन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे पैटर्न से लेकर चलेंगे। नेक्स्ट दे रखा है ई को आर आई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस में सी ओ का क्या अर्थ है। अभी बेटा मैंने कहा था पहला शब्द आपके पास है किसको बताता है, वंश को। ये दो शब्द किसको बता रहे हैं, जाति को। आर किसको बता रहे हैं, प्रबंध को। और आई का मतलब क्या है, आई कह दो या फिर हमारे पास है रोमन अंक फर्स्ट है जो प्रक्रम के फॉर्म को बताता है कि कौन से प्रक्रम से इसको पृथक किया गया है। तो सी ओ का मतलब क्या है आपके पास है बेटा, कोलाई से रिलेटेड है हमारे पास में, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। चलें नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में प्रयुक्त रोमन संख्या क्या दर्शाती है। रोमन संख्या ये दर्शाती है कि हमने उस एंजाइम को किस क्रम से पृथक किया गया है। तो देखिए बेटा जीवाणु में प्रभेद से विलगित एंजाइम का प्रकार है, एंजाइम की संख्या, एंजाइम का क्रमांक क्या उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा, जीवाणु के जिस प्रभेद में से उसको निकाला गया है उसके क्रमांक को देखा जाता है हमारे पास में। ए ऑप्शन पे हम लोग चले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट के लिए बेटा लिखा है कि निम्न में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है आपके पास है बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बात करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते क्या हमारे पास में, हम लोग कहते हैं कि ये टाइप की आ रही है जो हमारे पास है, जो मेन प्लाज्मिड डीएनए उसको कट कर रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ ऑप्शन में दिए प्रोटीएज, डीएनएज, आरएनएज या हिंद सेकंड। बेटा ये जो प्रोटीएज है, आरएनएज है और डीएनएज से रिलेटेड है, ये सारे के सारे आपके पास में एंजाइम है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज है, डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज है, आरएनएज को ब्रेक करना है मतलब आरएनए को ब्रेक करना, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज है। लेकिन पूछा क्या आपके पास में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होगा आपके पास में, तो बेटा हिंद सेकंड के लिए, और ये वही है जो सबसे पहला खोजा गया आपके पास में RE है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया आपके पास में एक्सोन्यूक्लियस की कार्यविधि हमारे पास में क्या है। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास में एक्सोन्यूक्लियस, मैंने दो चीजें आपको समझाई थी, ये रहा आपके पास में डीएनए, इस डीएनए को अगर बीच में से कट कर रहे हैं तो क्या हो गया एंडोन्यूक्लियस, और किनारे से काट रहे हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस हमारे पास में। तो दो चीजें हमारे पास में लिखी है, विशेष स्थलों से न्यूक्लियोटाइड का निष्कासन करना है, डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड का निष्कासन करना है, मध्य में से नहीं बेटा, मध्य में से नहीं करते, न्यूक्लियोटाइड का निष्कासन नहीं है, विशेष डीएनए न्यूक्लियोटाइड का निष्कासन नहीं है, डीएनए के सिरों से क्योंकि लिखा क्या है एक्सो, और अगर ये एंडो होता तो बीच में से रहता। तो आंसर क्या चला जाएगा आपके पास है, डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड का निष्कासन करना है। अगले के क्रम में चलते हैं। पैलेंड्रोनिक सीक्वेंस के लिए पूछ रहा है कि पैलेंड्रोनिक अनुक्रम वह अनुक्रम है, बेटा याद करो हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था, पैलेंड्रोनिक का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है जिनको उल्टे और सीधे एक ही क्रम में पढ़ाया जाता है। जैसे हमने कहा एक मोबाइल का नाम हमने लिख दिया बेटा, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हमारे पास में ओप्पो, ऐसे कैसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे मलयालम आप उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ सकते हो, या हमारे पास नाइट्रोजन बेस के रिलेटेड हो सकते हैं आपके पास में। अगर हम लोग कह दें कि हमारे पास में ATGC के लिए, तो यहाँ क्या हो जाए आपके पास ATGC के लिए उल्टे सीधे जो लिखे जाते हैं ये पैलेंड्रोनिक सीक्वेंस को रीजनरेट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास में दोनों रज्जुकों पर उल्टे पढ़े जाते हैं, नहीं बेटा उल्टे नहीं पढ़े जाते आपके पास में, अनुक्रम विपरीत दिशा में आपके पास में, दोनों रज्जुकों में समान पढ़े जाते हैं और पढ़ने का अनुक्रम भी समान रहता है। बिल्कुल इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, अनुक्रम एक जैसा होना चाहिए, समान होना आपके पास में जरूरी है, देखो आपके पास में, और उल्टे नहीं बेटा। आंसर क्या चला जाएगा थर्ड के लिए, उल्टे सीधे एक जैसे एक क्रम में पढ़े जाते हैं आपके पास में। चलें एक और आपके पास से इंपॉर्टेंट है आपके पास से न्यूज़ बेटा, हम लोग अब बात कर रहे हैं बेटा RUHS से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड हम लोग एक नया बैच लेकर आए हैं, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो दूर दराज बैठे हैं, हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के मीडिया का यूज़ करके हम तक पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारे क्लासें अटेंड कर सकते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोग लेके आए यहाँ पर ऑनलाइन बैच, कलाम बैच, और बेटा ये भी आपके पास में बहुत ही कम और निम्नतम मात्रा से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो शुल्क है वो है आपके पास में 699 में। यहाँ आपके पास है बेटा ऑनलाइन कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, और उस टेस्ट सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस कलाम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, आपकी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन है वो कहीं हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ में इसमें क्विज है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारे पोर्शन हो जाएंगे, क्लास के अंदर वो होने वाली क्लासें हैं वो सारी की सारी आपको बेटा लाइव फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। इससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जितना जल्दी हो सकते हैं बेटा, निम्नतम मात्रा में कोर्स मिल रहा है 699 में, जितना जल्दी हो जाए आप जरूर इसको ज्वाइन करें, कलाम बैच। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजातीय डीएनए तथा वाहक काटे जाते हैं। अब देखो हमारे पास है विजातीय डीएनए और वाहक, वाहक का मतलब कौन है आपके पास में, वेक्टर को कह रहे हैं ये। दूसरा विजातीय डीएनए मतलब वांछित जो हमारे पास से रिलेटेड है, ये कहना चाह रहे हैं बेटा आपके पास में, जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास में एक डीएनए फॉर्म है, और यहाँ आपके पास में बेटा ये वाला ये हमारे पास है कोई प्लाज्मिड है। इनको काटने के लिए सेम टाइप की आरी यूज करते हैं या अलग अलग है। हमेशा याद रखना, किसी भी प्लाज्मिड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें या किसी विजातीय डीएनए या फिर कोई भी वेक्टर है, उनको काटने के लिए हमेशा सेम टाइप की आरी यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? बेटा सेम टाइप की आरी होगी तो उनके जो सिरे हैं वो आसानी से चिपक सकते हैं, और जो स्टिकी एंड होते हैं, चिपचिपे सिरे होते हैं, वही बायोटेक्नोलॉजी में हमारे काम के रहते हैं।
तो याद रखना बेटा, इसको काटने के लिए जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे ई को आर फर्स्ट से इसको कट कर रहे हैं, तो इसको भी हमारे पास है ई को आर फर्स्ट से ही कट किया जाएगा। सेम टाइप की आर ई हमारे पास में यूज की जाती है। तो भिन्न एंजाइम के द्वारा, समान प्रतिबंधी एंजाइम के द्वारा डीएनए, ये तो आपके पास देखो अलग नहीं है, हटा दो इसको। डीएनए लाइगेज के द्वारा तो जोड़ने का काम है, लेकिन दोनों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि किससे काटे जाते हैं, जोड़ने की बात ही नहीं हो रही है, ए और बी नहीं, समान प्रतिबंधित एंजाइम सेम टाइप की आरई का हम लोग इसमें यूज करते हैं, जिससे आसानी से उनको जोड़ा जा सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। सामने है आपके पास में डीएनए अणुओं को उनके आमाप, आमाप मतलब उनकी साइज क्या है, साइज के अनुसार पृथक करने में सर्वाधिक प्रयुक्त तकनीक कौन सी यूज की जाती है, जिसमें अलग अलग फॉर्म यूज कर लिए जाए। जैसे हमने आपको कहा कि किसी कोशिका में से हमने डीएनए को बाहर निकाला, डीएनए के टुकड़े कर दिए, लेकिन डीएनए के टुकड़े को उनके साइज के अकॉर्डिंग हमें रखना है, छोटे बड़े मीडियम साइज टाइप के। उसके लिए हमारे पास जो विधि यूज की जाती है वो आपके पास है क्रोमेटोग्राफी, पीसीआर नहीं बेटा, आरएफएलपी के लिए जेल इलेक्ट्रो, बेटा याद रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि यूज करते हैं। और इसके लिए हमारे पास जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से रिलेटेड बात कर सकते हैं। यहाँ आपके पास में हम लोग समुद्री खरपतवार से हमारे पास में एगारोज जेल लिया जाता है, उस जेल पर ये सारे के सारे प्रक्रम यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया जाता है, एनोड और कैथोड का यूज किया जाता है। उसके बाद में इन टुकड़ों को अलग कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए कौन सा फॉर्म है, तो याद रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहेगा। अगला एगारोज निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, बेटा एगारोज हमारे पास में याद रखना समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया जाता है। नीलरी शैवाल भी नहीं है आपके पास है, इफेड्रा भी नहीं, इफेड्रा से रिलेटेड जिम्नोस्पर्म है और एक मेडिसिन बनाई जाती है, इफेड्रिन नहीं है आपके पास में, सरगासम वगैरह नहीं है आपके पास में। मेन कौन है, समुद्री खरपतवार है, जहां से आपके पास में एगारोज और उसका जेल लगाकर उसको अलग किया जाता है। विधि का नाम क्या था, अभी हमने पढ़ा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए खंड यूवी प्रकाश में देखे जाते हैं, बिल्कुल देखे जाते हैं आपके पास है। जैसे हमने कह दिया कि डीएनए के टुकड़े सारे सेपरेट कर दिए, लेकिन आप तो जानते हैं कोशिका की साइज इतनी छोटी, उसमें न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁶, और उसमें डीएनए को देखना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमारे पास है बेटा याद रखना एक डाई भी यूज की जाती है, ETBR इथिडियम ब्रोमाइड। उसके बाद में यूवी लाइट गिराई जाती है, उसके बाद में वो आपके पास ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं आपके पास में। पहला कह रहा है पीले रंग के, नहीं बेटा पीले रंग के फॉर्म नहीं दिखाई देंगे। दूसरा नारंगी या नीले, बेटा नारंगी रंग के दिखाई जाते हैं, नीले रंग के नहीं है, हटा दें आपके पास में। इस फॉर्म में है नारंगी रंग। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें बेटा, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, आप बहुत अच्छे तैयारी से लिख जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्योजक डीएनए तकनीक में वाहक शब्द का अभिप्राय हमारे पास में क्या है। वाहक से रिलेटेड हमारे पास है, किससे हम लोग कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसमें जो वेक्टर शब्द है, वेक्टर का काम क्या है भाई, वाहक क्या करता है, वाहक क्या करता है हमारे पास में, जो हमारे पास में वांछित जीन है उसको हमने वेक्टर के साथ जोड़ा, और ये वेक्टर क्या करेगा, हमें परपोषी कोशिका के अंदर ले जाने का या भेजने में सहायक कर लेगा। देखते हैं क्या ऑप्शन है। दाता डीएनए यह इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पहचाने और चयन किया जाता है आपके पास में, नहीं बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो हमारे पास में टेक्निक हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास डीएनए के टुकड़ों को पृथक किया जा रहा है, तो पहला आपके पास गलत हो जाता है। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड हमारे पास है वाहक है, डीएनए को जीवित कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आपके पास में। प्लाज्मिड संपूर्ण जीनोम नहीं, संपूर्ण जीनोम नहीं, उसका कुछ भाग है वही ट्रांसफर के लिए किए जाते हैं। एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, लेकिन कौन से एंजाइम, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, एक्सो है, एंडो है, किस टाइप के एंजाइम है, तो याद रखना आपके पास है। इसके लिए क्या रह जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए को जीवित कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर लेता है, आंसर चला जाएगा आपके पास में बेटा बी के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक प्लाज्मिड है, अब प्लाज्मिड से रिलेटेड हमारे पास में क्या है, ऑप्शन दे रखा है PBr 300 बाम सेकंड, साल फर्स्ट और इको आर फर्स्ट के लिए पूछ रहा है कि प्लाज्मिड, अब ये देखो ये 1 2 3 4 में से बाम सेकंड, साल फर्स्ट और इको आर है, ये सब RE है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये साइट है, लेकिन वो पूछ रहा है प्लाज्मिड कौन सा है, PBr 322। बेटा याद रखना PBr का पूरा नाम क्या आपके पास है, प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज।
ओलिवर और रॉड्रिग्यूज साइंटिस्ट के नेम है आपके पास में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, PBR 322 आपके पास है बेटा, नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, इसको हम लोग आर्टिफिशियली फॉर्म से तैयार किए जाने वाले पोर्शन है। दूसरी चीज, ये जो वाहक है इसका उपयोग किया जाता है नो डाउट, लेकिन इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास जो भी वांछित जीन है, उस वांछित जीन की साइज क्या होनी चाहिए, छोटी। छोटी के लिए, साइज के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी है, PUC 18 है, PUC 19 है, वो थोड़ी साइज बढ़ने के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ आपके पास प्लाज्मिड से रिलेटेड बात करेंगे तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, PBR 322। आपको डायग्राम में भी NCERT में समझाया जाता है, देखो इधर इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जहां एक साइड में यहाँ लिखा हुआ आपके पास में ओराई साइट है, आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ एक और साइड दे रखी है बेटा ROP के लिए। यहाँ आपके पास है बेटा PBR 322 जो प्लाज्मिड का नाम है। यहाँ आपके पास है बेटा साइड दे रखी है चयनात्मक वर्ण योग्य जिन। PBR 322 में चयनात्मक वर्ण योग्य जिन दो है बेटा, एक का नाम क्या आपके पास है यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जिन, और एक यहाँ पर है जिसका नाम क्या बेटा टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जिन है। और इसी के साथ ही अगर हम लोग देखें बेटा, यहाँ आपके पास है डिफरेंट टाइप के आ रही है, जिसको हम लोग कहेंगे PST फर्स्ट के लिए, PVU फर्स्ट के लिए आपके पास में, यहाँ आपके पास में इको RI के लिए, कला फर्स्ट के लिए, हिंद थर्ड के लिए। यहाँ पर भी आपके पास है दे रखा है जिसको हम लोग कह सकते हैं बेटा बाम H1 के लिए, यहाँ पर आपके पास है साल फर्स्ट के लिए, और यहाँ आपके पास है बेटा PVU सेकंड के लिए। ऐसे ये सारी साइट है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो आप जानते हैं कैसा भी बन सकता है। मान लिया कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि PBR 322 में टोटल नंबर ऑफ RE कितने, याद रखना 8 RE का यूज है आपके पास में, और चयनात्मक वर्ण योग्य जिन कितने हैं, 2। कौन कौन से, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जिन और टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जिन। और बेटा इतनी बात हो गई है तो 2 क्वेश्चन की और इसी के साथ बात हो जाए। क्वेश्चन आता है कि बाम H1 है किसकी साइड को डिस्टर्ब करते हैं, तो याद रखना टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जिन को डिस्टर्ब करते हैं। कोई कह दे कि एम्फिसिलिन को डिस्टर्ब करने वाली कौन सी आ रही है, एम्फिसिलिन को डिस्टर्ब करने वाली कौन है, PST फर्स्ट हो गया, PVU फर्स्ट हो गया। एग्जामिनर है कह भी दे इको RI किसको डिस्टर्ब करेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता बेटा, वो काटने का काम कर। क्लियर है। इस टाइप के PBR एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, नो डाउट अच्छे से होगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक किए गए DNA बंध को काटकर जेल से अलग किया जाना आपके पास है। चलो भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किए, DNA के टुकड़ों को साइज वाइज अलग कर दिया, छोटे से बड़े साइज में सारे आ गए। अब क्या करना होता है, जहां पर वांछित जिन है उस DNA के टुकड़े को बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालना बेटा हमारे पास में क्या कहला देता है, निक्सालन। बाकी तो आपके पास रेप्लिकेशन है, उपयोगिता स्थानांतरण नहीं, बिल्कुल बेटा कौन सा जाल है आपके पास में, निक्सालन विधि का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जिसके द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है, इसको अलग करने का फॉर्म रहता है आपके पास में। अगले की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा कटे DNA मेनली किसके निकट स्थित रहते हैं आपके पास में। अब ये देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के द्वारा जो काटे गए DNA के टुकड़े हैं वो किसके निकट रहते हैं। ये आपके पास है बेटा, यहाँ पर ये प्लेट है, ठीक है। यहाँ आपके पास हमने कह दिया ये एनोड के लिए, और ये हमारे पास में कैथोड के लिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ याद रखना है आपके पास है कौन सी साइड पर रखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास है। सारे के सारे पोर्शन आपके पास DNA के जो भी टुकड़े हैं वो सारे कहाँ रखे जाते हैं आपके पास में, एनोड वाली साइड पर रखे जाते हैं आपके पास में। वहीं से आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट के लिए किए जाते हैं। आगे चलते हैं हमारे पास में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उत्पन्न DNA खंड निम्न में से किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं। DNA खंडों को पृथक करने के विधि हम लोग जान चुके हैं, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। एक ही विधि है जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है आपके पास में, इलेक्ट्रोफोरेसिस। पूरा नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज करते हैं। बाकी ये तो सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण की विधि के फॉर्म में, ये PCR के लिए है, मानचित्र फॉर्म नहीं बेटा, यहाँ यूज नहीं किए जाते ये सारे। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में विश्लेषण बनने पर आपको एक सहयोगी के लिए जेल निक्षरण हेतु कहा गया है। आप DNA का सबसे छोटा खंड कहाँ पाएंगे बेटा, आपके पास में हम लोग बात करें
छोटे खंड है वो हमारे पास लिखा हुआ है। धनात्मक इलेक्ट्रॉन एनोड के निकट या दीवार से सबसे अधिक दूर पे, बहुत अधिक दूरी पे ही मिलेगा, सीधी सी बात है। डीएनए का टुकड़ा जितना छोटा होगा वो उतनी ही ज्यादा गति करके आगे की तरफ पहुंच जाएगा, तो उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, दूरी पर मिल जाएगा आपके पास में। दूरी वाले आपके पास है बेटा एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि छोटे टुकड़े से रिलेटेड हमारे पास में अलग अलग फॉर्म से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी कौन सा है, छोटा टुकड़ा। फर्स्ट के लिए चले जाएंगे आंसर के लिए। नेक्स्ट बेटा जी, पीबीआर 322 में बाम H1 हेतु अभिज्ञान स्थल उपस्थित होते हैं बेटा। पीबीआर 322 में बाम H1 कहाँ रहते हैं, अभी मैंने कहा था टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन। केवल बाम 1 नहीं, बाम के साथ साल फर्स्ट भी होता है। और बेटा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में एम्फिसिलिन का, तो पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट हो जाते। तो यहाँ लिखा गया बाम H1 के लिए, तो सीधी सी बात है कौन सा होगा आपके पास में, टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस से। आर स्थल काटने के फॉर्म में आरओपी रेप्लिकेशन से रिलेटेड एम्फिसिलिन रहेगा नहीं आपके पास में, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा प्लाज्मिड का गुण नहीं है आपके पास में। बेटा प्लाज्मिड से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आपके पास में है प्लाज्मिड, तो पहला दे रखा है कि वर्तुल संरचना आपके पास है, बिल्कुल बेटा वर्तुल या फिर वर्ताकार संरचना आपके पास में, ये तो इसका टाइप है। ये स्थानांतरण के योग्य, ट्रांसफर करने में यूज कर रहे हैं हमारे पास में। स्वप्रतिकृतिकरण का भी गुण है, लेकिन एक लिखा है एकल रजुक, नहीं बेटा ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते आपके पास में। चले नेक्स्ट और देखते हैं हमारे पास से क्वेश्चंस बेटा। पुनर्योजक तथा अपुनर्योजक में विभेदन की विधि क्या है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बना या रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, इसके लिए हम लोग बात करते हैं बेटा। हमारे पास में क्या रहता है कि ये अगर मैं कह दूं हमारे पास में, ये आपके पास में हमने कह दिया कोई वेक्टर, कोई वाहक है और कोई प्लाज्मिड है, और इसके साथ में हमने यहां पर बेटा ये वांछित वाले को ऐड कर दिया। क्या मैं ऐसा कह दूं कि हमारे पास किसी भी वांछित जिन को तो हमने जोड़ा है, और यहाँ जिसकी साइड थी, मान लिया हमारे पास है यहाँ साइड है टेट्रासाइक्लिक की, तो वो तो हट गया और वांछित जिन आके जुड़ गया। तो निवेश किसका हुआ है, वांछित जिन का। निष्क्रियण किसका हुआ है, टेट्रासाइक्लिक का। तो ये प्रक्रम क्या रहेगा, निवेशन निष्क्रियण, और इससे हमारे पास कौन सा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कह दो, या फिर हमारे पास है पुनर्योजक के फॉर्म बन के रेडी हो जाएंगे आपके पास में। तो कह सकते हैं निवेशन निष्क्रियण से रिलेटेड आपके पास में बेटा डी के लिए ऑप्शन चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा आपके पास में। नेक्स्ट है आपके पास में जीवाणु कोशिका में किस एंजाइम के द्वारा झिल्ली को हटाया जाता है। बेटा जीवाणु कोशिका में आपके पास में बाहर की तरफ भित्ति भी है, झिल्ली भी है। अब ये कह रहा है कि आपके पास झिल्ली को हटाने के लिए कौन से यूज किए जाते हैं, लिखा है सेलुलेज। बेटा पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी है, तो उसको हटाने के लिए कौन होता है, सेलुलेज। लाइसोजाइम, बेटा लाइसोजाइम बैक्टीरिया से रिलेटेड है आपके पास में, लेकिन वो बाहर वाला पोर्शन जो बना है भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, उसके लिए काम करते हैं। काइटिनेज, काइटिन को हटाना, और काइटिन किसमें होता है, कवक से रिलेटेड है। लाइपेज है, हमें झिल्ली को हटाना है, तो झिल्ली को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, लाइपेज से रिलेटेड बात कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे पास हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन में हमारे पास में अगर चेक करें तो द्विबीजपत्री पादप में डीएनए के एक टुकड़े को स्थानांतरित करता है, उस डीएनए का नाम क्या है। अरे बेटा बहुत ही अच्छे तरह से जो प्लाज्मिड डीएनए के अंदर जिस पोर्शन को कट करते हैं हम लोग, वो कौन सा आपके पास में, वहां पे टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए है, और ट्रांसफर डीएनए को हम लोग वहां से हटाते हैं और उसकी जगह वांछित जिन को जोड़ देते हैं। ये सारा काम करता भी कौन है, वायरुलेंट। वायरुलेंट का काम क्या होता है, टीडीएनए को हटाना है, वांछित जिन को जोड़ना है, उसको वापस टीडीएनए वाले पोर्शन को स्थानांतरित करना है, मेन डीएनए से जोड़ना है, ये सारी बातें रहती हैं। लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसके साथ में टुकड़े को मेनली स्थानांतरित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा आपके पास में, बेटा डीएनए का फॉर्म होगा, और वो भी कौन सा, टीडीएनए रह जाएगा आपके पास में। आगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन का प्लाज्मिड जो वाहक के रूप में रूपांतरित तो हो जाता है, वो हमारे पास में किस फॉर्म में कहलाते हैं। अब पूछा क्या आपके पास में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन आपके पास है बेटा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन के लिए आपके पास में बात करेंगे, वाहक के रूप में रूपांतरित हो चुका आपके पास में, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, टीआई प्लाज्मिड रहेंगे आपके पास में। ये सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्म दे रखे हैं आपके पास में।
आगे की तरफ चले, निम्न में से कौन सी विधि आपके पास है वी जाति डीएनए को मेनली जंतु कोशिका में प्रवेश करवाती है। बेटा आपके पास में किसी भी वांछित जीन को परपोषी कोशिका में भेजने के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अगर हम वाहक की सहायता से किसी वांछित जीन को भेज रहे हैं तो वो विधि कैसी है आपके पास में, अप्रत्यक्ष। लेकिन जिसमें वाहक नहीं है और डायरेक्ट भेज रहे हो तो हम लोग कहेंगे वो हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि है। और प्रत्यक्ष विधि आपकी बुक में बेटा दो दे रखी है, एक विधि का नाम है जिन गन मेथड और दूसरा हमारे पास में है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज किए जाते हैं, एनिमल जंतुओं के लिए, और जिन गन मेथड किसके लिए यूज किए जाते हैं, जिन गन मेथड आपके पास है पादप कोशिका में। बेटा याद रखना जिन गन में करते भी क्या है, कोटिंग करते हैं हमारे पास में। और कोटिंग किसकी की जाती है आपके पास में, हम लोग कहेंगे कोटिंग आपके पास है यहाँ पर यूज की जाती है गोल्ड से रिलेटेड और टंगस्टन से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चन देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका के लिए किसका यूज करेंगे हमारे पास, जिन गन नहीं, ये तो पादप कोशिका के लिए हमारे पास में। पोषक की पारगम्यता नहीं बेटा, बायोलिस्टिक से नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं सूक्ष्म निवेशन से रिलेटेड, यानी आपके पास है माइक्रो इंजेक्शन विधि का यूज किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बेटा जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे पोर्शन हो गए। यहाँ आपके पास से जितने भी क्वेश्चन हमने किए बेटा एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखेंगे, इसमें कोई भी डाउट है अपन फिर बात कर सकते हैं। और इसी सीरीज में हमारे पास है बेटा चैप्टर वाइज और भी क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी को चार चांद और ज़्यादा अच्छे से लग जाए और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। मिलते हैं अगले ही क्रम में बेटा, तब तक के लिए ओके।